स्थान है पश्चिमी कश्मीर में स्थित बच्चू गांव, जहां की वादियां आज रात AK-47 के शोर से गूंज रही हैं। आतंकवादियों से लड़ते हुए जब उसके जूनियर के पेट में गोली लगी तो वो खुद को लगी 2 गोलियां दिखाते हुए मुस्कुराता है और कहता है, देख यहाँ तो 2-2 गोलियां लगी हैं, तुझे तो थोड़ी सी ही लगी है। एक इंडियन पैरा कमांडो को मारने के लिए 2 गोलियां काफ़ी नहीं होती। घबरा मत, मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगा। ये ऑपरेशन अब ज़्यादा देर नहीं चलेगा। 19 साल के रंगरूट को वादा करके वो पीछे मुड़ा और गोलियां बरसाते हुए आतंकवादियों पर ऐसे टूट पड़ा जैसे हफ्तों से भूखा शेर अपने शिकार पर निकल चुका हो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज मैं आपको माँ भारती के ऐसे वीर की गाथा सुनाऊंगा जिसने किसी फिल्मी हीरो की तरह 3 गोलियां लगने के बावजूद अकेले ही A+ कैटेगरी के 2 आतंकवादियों को ढेर कर दिया। कैप्टन जयदेव डांगी का जन्म हरियाणा के मदीना गांव में हुआ था और छोटी उम्र में ही पिता को खो देने के बाद वो अपनी पढ़ाई पूरी करते हैं और हरियाणा के हर नौजवान की तरह उनका भी यही सपना था कि बड़े होकर इंडियन आर्मी को सर्व करना है। इसके लिए वो कड़ा परिश्रम करते हैं और NDA में सेलेक्ट हो जाते हैं। वहाँ अपने बैच के टॉपर्स में शामिल होते हैं और जून 2014 को वो पैरा SF ज्वाइन कर चुके थे और पुलवामा के सब डिस्ट्रिक्ट तराल में पोस्टेड थे। 4 महीने पहले ही वैलेंटाइन डे के दिन कैप्टन डांगी की सगाई रितु के साथ हुई थी और 19 जून 2014 की शाम को कैप्टन जयदेव डांगी रितु से ही फ़ोन पर बात कर रहे थे। कैप्टन जयदेव एक बहुत ही शर्मीले किस्म के इंसान हैं और जब भी उनके फ़ोन पर रितु कॉलिंग का डिस्प्ले होता है तो उनके दोस्त उन्हें चिढ़ाया करते हैं और इससे बचने के लिए वो दूर जाकर रितु से फ़ोन पर बात करते थे। अभी बात करते हुए कुछ ही मिनट हुए थे कि रितु को समझ आ जाता है कि जयदेव का ध्यान कहीं और है। वो इस बात को भाप जाती हैं और पूछती हैं, जयदेव क्या बात है, वहाँ पर कुछ हो गया है क्या? नहीं कोई बात नहीं, मैं तुम्हें थोड़ी देर बाद कॉल करता हूँ। ये कहकर जयदेव फ़ोन को काट देते हैं। ये सुनते ही रितु घबरा जाती है क्योंकि पिछले महीने की 5 तारीख को भी जयदेव ने ऐसे ही हड़बड़ाहट में फ़ोन काट दिया था और इस रात रितु ने टीवी पर सुना था कि तराल के पास भारतीय फ़ौजियों ने एक पाकिस्तानी आतंकवादी को मार गिराया है। तो ये बात तो भली भांति पता थी कि उनकी शादी किसी आम आदमी से नहीं बल्कि इंडियन आर्मी के पैरा कमांडो से हो रही है, लेकिन वो ये सोचकर घबरा जाती हैं कि क्या उनका सारा जीवन ऐसे ही जयदेव की चिंता में बीतेगा। उधर रितु का फ़ोन काटकर कैप्टन डांगी भागे भागे अपने ब्रीफिंग रूम में पहुंचते हैं। उनकी टीम के पास एक ताज़ा इंटेलिजेंस आई है कि उनकी बेस से लगभग 10 किलोमीटर दूर बच्चू गांव के पास एक घर में एक आतंकवादी छिपा हुआ है। कैप्टन डांगी को इस इंटेलिजेंस का इंतज़ार काफ़ी समय से था क्योंकि हाथ में AK-47 लिए ये कोई आम आतंकवादी नहीं बल्कि साउथ कश्मीर में आतंक का पराय बन चुका हिजबुल मुजाहिदीन का एरिया कमांडर आदिल अहमद मीर था। कैप्टन डांगी की टीम काफ़ी समय से इस आतंकवादी की तलाश में थी और हर बार ये उनकी आंखों में धूल झोंक कर निकल जाता था। आदिल अहमद मीर बुरहान वानी समेत हिजबुल के कई खूंखार कमांडर्स को ट्रेन कर चुका था और कई भारतीय फौजियों और पुलिस वालों की शहादत के लिए जिम्मेदार था और आज कैप्टन डांगी आदिल मीर को किसी भी हालत में जिंदा या मुर्दा पकड़ना चाहते थे। यहाँ कश्मीर में कैप्टन डांगी की टीम अपने आर्मर्ड व्हीकल में बैठकर बच्चू गांव की तरफ रवाना हो रहे हैं। उधर रोहतक में रितु का बुरा हाल है। वो हाथ जोड़े भगवान से बार बार यही प्रार्थना कर रही है कि तराल में सब कुछ ठीक हो। 19 जून 2014 की शाम 5 बजे कैप्टन डांगी की टीम बच्चू गाँव के बाहर पहुंच जाते हैं। उनकी टीम में राष्ट्रीय राइफल्स और J&K पुलिस SOG के ऑफिसर भी शामिल हैं। कैप्टन डांगी को मिली इंटेलिजेंस बहुत ही रॉक सॉलिड और स्पेसिफिक थी, लेकिन जयदेव के मन में बार बार यही ख्याल आ रहा था कि क्या ये एम्बुश तो नहीं, क्योंकि इतना बड़ा आतंकी अपनी पोजीशन को इतनी आसानी से कैसे रिवील होने दे सकता है। उनका ये डर कुछ ही क्षणों में सही साबित होने वाला था। अपनी गाड़ी से उतरकर कैप्टन डांगी अपनी टीम के साथ आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं और जब वो टारगेट लोकेशन के पास पहुंचते हैं तब उन्हें रियलाइज़ होता है कि जो उन्हें इंटेलिजेंस इन्फॉर्मेशन मिली है उसमें एक बहुत ही क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन मिसिंग है और वो ये थी जिस घर में आदिल मीर छिपा हुआ था उस आदमी के पास 3 घर थे और
तीनों घर एक कंपाउंड में आपस में बहुत ही सटे हुए थे और अगर आदिल मीर वहाँ मौजूद है तो वो उन तीनों घरों में से किसी एक घर में हो सकता है। कुछ ही क्षणों में देखते ही देखते ये ऑपरेशन 3 गुना ज़्यादा मुश्किल हो चुका था। ऑन द स्पॉट इस ऑपरेशन की स्ट्रैटेजी को बदला जाता है। राष्ट्रीय राइफल्स के सोल्जर इस कंपाउंड को कॉर्डन ऑफ करेंगे, जबकि कैप्टन डांगी अपनी टीम के साथ कंपाउंड की पिछली दीवार के पास पोजीशन लेंगे। डांगी के अनुसार ये पिछली दीवार ही आदिल मीर का एस्केप रूट होने वाली थी। कैप्टन डांगी और उनका बड़ी पैराट्रूपर मुकेश दीवार के पीछे मौजूद एक यूकलिप्टस के पेड़ के पीछे पोजीशन ले लेते हैं, जहां से कंपाउंड का व्यू बिल्कुल क्लियर है। इस लोकेशन से लगभग 800 किलोमीटर दूर रितु अपने मंगेतर का फ़ोन बार बार मिला रही है, पर उसका फ़ोन स्विच ऑफ जा रहा है। हर बीतते क्षण के साथ उसकी घबराहट और भगवान से प्रार्थना बढ़ती जा रही है। दोनों कमांडो अपनी टार 21 राइफल को चेक करते हैं और सूरज डूबने का इंतज़ार करने लगते हैं। वहीं सूरज डूबते ही कैप्टन डांगी और पैराट्रूपर मुकेश अपने अपने हेलमेट्स पहन लेते हैं। प्लान के हिसाब से सूरज डूबते ही कैप्टन डांगी और पैराट्रूपर मुकेश को इस असॉल्ट को लीड करना था और बाकी कमांडोज को इन दोनों को कवर देने के साथ साथ जंगल की तरफ जाने वाले सभी एस्केप रूट्स को ब्लॉक करना था। कैप्टन डांगी का इशारा मिलते ही J&K SOG के ऑफिसर्स घर की मेन एंट्रेंस की तरफ बढ़ने लगते हैं और अपनी गन्स तानते हुए दरवाजे को खटखटाते हैं। लगभग 10 मिनट बाद फहरान पहने एक हट्टा कट्टा आदमी पीछे के दरवाजे से बाहर निकलता है। कैप्टन डांगी तुरंत उसे आर्मी प्रोटोकॉल्स के तहत अपनी आइडेंटिटी बताने को कहते हैं। वो कहते हैं कि अभी भी देर नहीं हुई है, अगर तुम चाहते हो तो सरेंडर कर सकते हो। ये आदमी कुछ भी जवाब नहीं देता और उल्टे हाथ से दीवार कूदकर कैप्टन डांगी और मुकेश से 15 मीटर दूर लैंड करता है और लैंड करते ही अपने सीधे हाथ से AK-47 निकालता है और चलाना शुरू कर देता है। गोलियों से बचने के लिए कैप्टन डांगी मुकेश की तरफ झुकते हैं और कहते हैं ये तो गया काम से। दोनों कमांडो एक दूसरे से आंखों ही आंखों में इशारा करते हैं और जैसे ही 8 सेकंड के बाद इस आतंकी की मैगजीन ख़त्म होती है, कैप्टन डांगी और मुकेश काउंटर फायर शुरू कर देते हैं और दोनों एक के बाद एक 6 गोलियां चला देते हैं। 12 की 12 गोलियां इस आतंकी के शरीर को चीरती हुई निकल जाती हैं। ये आतंकी वहीं खड़ा खड़ा पत्तों के ढेर की तरह ढह जाता है। अगर इंटेलिजेंस रॉक सॉलिड था तो ये ऑपरेशन यहीं ख़त्म हो चुका था, लेकिन डांगी को लग रहा था कि ये सब इतना आसान कैसे हो सकता है। उनका टारगेट मारा गया है, ये सोचकर सभी कमांडोज चैन की सांस ले ही रहे थे कि तभी उनको एहसास होता है कि ये ऑपरेशन ख़त्म नहीं बल्कि शुरू होने वाला है। 30 सेकंड बाद साथ वाले घर से 2 और आतंकी गोली बरसाते हुए बाहर निकलते हैं। उनके फायरिंग पैटर्न को देखकर कैप्टन डांगी समझ जाते हैं कि ये कोई आम आतंकी नहीं बल्कि हाईली ट्रेंड आतंकी है। जिस पेड़ के पीछे डांगी और मुकेश छिपे हुए थे वो ज़्यादा चौड़ा नहीं था और इस बात का फ़ायदा उठाकर दोनों आतंकी अंधाधुंध फायरिंग करते हुए पेड़ की तरफ आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। तभी एक गोली कैप्टन डांगी के जांघ के आर पार हो जाती है और जैसे ही वो अपना हाथ घाव की तरफ बढ़ाते हैं, दूसरी गोली उनके पेट में आकर लगती है। गोलियों की बरसात के बीच कैप्टन डांगी अपने घाव को चेक करके अपने साथी मुकेश की तरफ मुड़ते हैं और तब उन्हें दिखाई देता है कि मुकेश के पेट में भी एक गोली लग चुकी है। 1 साल पहले ही भर्ती हुए 19 साल के मुकेश को आज पहली बार गोली लगी थी। डांगी जानते थे कि ऐसी सिचुएशन में अच्छे घबराकर हार मान जाते हैं। वो अपने जूनियर साथी का हौसला बढ़ाने के लिए अपने दोनों घाव दिखाते हैं और कहते हैं, देख यहाँ तो 2 गोलियां लगी हैं, तुझे तो थोड़ी सी लगी है। एक पैरा कमांडो को मारने के लिए 2 गोलियां काफ़ी नहीं होती। अब ये ऑपरेशन ज़्यादा देर नहीं चलेगा, मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगा। ये कहकर खुद खून से लथपथ कैप्टन डांगी अपनी टार 21 को रिलोड करते हैं और आतंकियों की तरफ गोलियां बरसाते हुए जख्मी शेर की तरह टूट पड़ते हैं। उनकी एक गोली एक आतंकी के सर में लगती है और वो
वहीं ढेर हो जाता है। जैसे ही वो आतंकी गिरता है, दूसरे आतंकी की एक गोली सीधा डांगी की राइफल में लगती है, इसे पूरी तरह डैमेज कर देती है। जैसे ही कैप्टन डांगी मुकेश की राइफल उठाने के लिए पीछे की तरफ कूदते हैं, ये बचा हुआ आतंकी 30 मीटर दूर नहर की तरफ भागना शुरू कर देता है। ये आतंकी भागकर ऊंची घास में जाकर लेट जाता है और नहर की तरफ पेट के बल लेटकर आगे बढ़ना शुरू कर देता है। वहीं कैप्टन डांगी मुकेश की राइफल को चेक करके घास में छिपे इस आतंकी की तलाश में आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। अपनी सेफ्टी की चिंता किए बिना पूरी तरह से एक्सपोज कैप्टन डांगी अभी आगे बढ़ ही रहे होते हैं कि एक गोली उनके गाल को चीरती हुई निकल जाती है। ये गोली अगर 1 इंच भी इधर उधर होती तो सीधा कैप्टन डांगी के सर के बीचों बीच लगती। ये गोली इस आखिरी बचे हुए आतंकी की एग्जैक्ट पोजीशन को रिवील कर देती है और कैप्टन डांगी बिजली की रफ्तार से गोली बरसाते हुए सीधा उसके सीने पर जाकर खड़े हो जाते हैं। फौजी गोलियों से छल्ली पड़ा ये आतंकी हिजबुल का कमांडर आदिल अहमद मीर है। कैप्टन डांगी उसकी आइडेंटिटी कंफर्म करने के बाद एक आखिरी गोली उसके सर में दाग देते हैं। पीछे हैवी ब्लड लॉस के बाद भी मुकेश होश में है। कैप्टन डांगी दौड़ के अपने बड़ी के पास जाते हैं और कहते हैं, कहा था ना मैंने तुझे, कुछ नहीं होने दूंगा। 20 मिनट में ऑपरेशन को ख़त्म करके सभी कमांडोज अपने आर्मर्ड व्हीकल में बैठकर अपने बेस के लिए निकल पड़ते हैं, जहां से एक आर्मी हेलीकॉप्टर कैप्टन डांगी और मुकेश को श्रीनगर के 92 बेस हॉस्पिटल में ले जाता है। उधर रोहतक में रितु का चिंता से बुरा हाल है। वो हर 5 मिनट में कैप्टन डांगी को फ़ोन कर रही है, पर फ़ोन अभी भी स्विच ऑफ जा रहा है। वो परेशान होकर डांगी के साथियों को भी फ़ोन मिलाती है, पर कोई भी कुछ नहीं बता पा रहा था। वो पूरी रात सो नहीं पाती और बार बार फ़ोन पे फ़ोन मिलाती रहती है। अगले दिन कैप्टन डांगी को देखने के लिए उनकी टीम और उनका कमांडिंग ऑफिसर 92 बेस हॉस्पिटल आते हैं। अपनी टीम को देखते ही उनका पहला सवाल ये होता है, सर मुकेश कैसा है? सीओ कहते हैं मुकेश ठीक है और अपनी जेब से फ़ोन निकालकर रितु का नंबर डायल करके डांगी को दे देते हैं। अपने सीओ के सामने शर्माते हुए कैप्टन डांगी कहते हैं, रितु मैं ठीक हूँ, मैं तुम्हें 2 दिन बाद फ़ोन करूँगा। स्कूल में पढ़ा हुआ, गांव में रहा हुआ, कभी इंग्लिश नहीं बोली, बट स्टिल एक वो चीज थी कि हाँ किसी ने किसी टाइम पर गाइड किया और मैं एनडीए में आ गया। अपने आप को हाँ कहना सीखो, दुनिया अपने आप हाँ बोलेगी तुम्हें। भावना करने के सिवाय असाधारण वीरता के लिए कैप्टन जयदेव की पैराशूट रेजिमेंट विशेष बल 3री बटालियन की राष्ट्रीय राइफल्स। Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon.